तो बाबू हम लोग क्लास 12 का है जो पढ़ रहे थे हिंदी, है ना। क्लास 12 का हिंदी पढ़ रहे थे। इससे पहले ऑलरेडी हम एक चैप्टर कर दिया, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। एकदम बिल्कुल है जो इस तरीका से लिख कर आपको दिया जाएगा। एकदम जो जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम में आने लायक है, वो एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ते हैं। एग्जाम से फालतू नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को टॉप करना है, हम लोगों को टॉप 10 में आना है, हम लोगों का अच्छा नंबर उठाना है। हमारे लेकिन है जो क्लास 10th में और क्लास 12th में प्रखंड लेवल का टॉप किया है। हम ऑफलाइन की जो है 5 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन में बच्चों है जो प्रखंड लेवल पर है जो टॉप किया, इसका वीडियो मिल जाएगा दूसरे चैनल पर। एक चैनल है जो क्लास 10th के लिए चलता है, वो है आरक्षण, एक मिनट रुक जाए, आरक्षण NSD पर, ठीक है। आपको आरक्षण NSD पर आपको मिल जाएगा। तो हमारा बच्चा जो प्रखंड लेवल का टॉपर किया। तो अगर आप लोग भी टॉप बनना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपना जिला टॉप करना चाहते हैं, अपना स्टेट टॉप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल है जो इस तरीके से पढ़ा कीजिए। ज़्यादा फालतू पढ़ने की चीज़ नहीं है, लेकिन कहिएगा तो हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों का चैप्टर है हिंदी का उसने कहा था। उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो उसने कहा था कि जो लेखक है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी है। अब हेडिंग आता है कि उसने कहा था। अगर आपके पास ऐसा किताब है तो किताब लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है। किताब खोलकर बैठ जाइएगा, आराम से पढ़ते जाइएगा। कहता कुछ है, एक मिनट, कि उसने कहा था। ये एक कोई जवाब गद्यखंड है। गद्यखंड किसको कहते हैं? यानी कहानी को। कहानी को हम लोग गद्यखंड कहते हैं और कविता को हम लोग काव्यखंड कहते हैं। अब कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध क्या होता है, तो उसके लिए हम बेसिक करके हिंदी को बता दिए हैं। आपको एक प्लेलिस्ट बना होगा हिंदी बुक 2027, तो उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो है जो आपको मिल जाएगा। कविता भी पढ़ा चुके हैं और कहानी भी पढ़ा चुके हैं। कहानी का ये है चैप्टर नंबर 2। तो कहा था कि उसने कहा था कहानी के लिए क्यों लिखा गया। आखिर हेडिंग उसने कहा था ही क्यों दिया गया और कुछ क्यों नहीं दिया गया है, पूछ सकता है कोई। तो बताओ कि उसने कहा था कहानी ही क्यों दिया गया और कुछ क्यों नहीं दिया गया। तो कहा था उसने कहा था। तो सुनिए, एक इसमें समझिएगा। ये कहानी में एक रहते हैं लहना सिंह। कहानी का मुख्य पात्र होता है कौन? लहना सिंह। लहना सिंह है जो अपने मामा के यहाँ रहते हैं। वो बाजार जाते हैं तो कोई लड़की है जो मिल जाता है। और कोई लड़की उनसे मिलता है तो लहना सिंह पूछ देते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। कुड़माई मतलब होता है मंगनी। एक क्वेश्चन पूछा भी गया बिहार बोर्ड में, बताओ कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है। तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। तो यानी कहता है कि तेरी शादी हो गई क्या। तो लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन 2 दिन ऐसे करके जब भी मिलते हैं, जब भी पूछ देते हैं तेरी कुड़माई हो गई क्या, मतलब तेरी शादी हो गई क्या, मंगनी हो गई क्या। तो एक दिन कहता है कि हाँ हो गया। फिर उतना कह के लड़की भाग जाता है। लेखक अपने घर चले जाते हैं। फिर उसमें युद्ध का वर्णन होता है। युद्ध के बाद जब गोली लगता है उनको, तो ये सब बात याद आ रहा था। जब ये सब बात याद आने लगता है तो लहना सिंह होता बोलता है कि उसने कहा था। मतलब एक लड़की थी, यानी इन्हीं से संजोग बस मिल जाती है वहाँ, जिनका इन्होंने अपने बच्चों को है जो रक्षा करते हैं, अपने उनके पति को रक्षा करते हैं। जो लड़की था ना, उसी का पति का रक्षा करते हैं, उसी का बेटा को रक्षा करते हैं। इनका गोली लग जाता है तो वो उसको याद आता है कि अच्छा उसने कुछ कहा था। तो ये कहानी बहुत ही रहस्यमय है, बहुत ही क्यूरियस भरा है। तो आप लोग कहानी सुनिएगा, बहुत मन लगेगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेखक परिचय पढ़ेंगे। लेखक मतलब लेखक के बारे में पढ़ेंगे कि लेखक कहाँ के थे, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी हम लोग को कुछ बाबू उसने कहा था। आप समझ गए कि उसने कहा था क्यों दिया। अच्छा, इनका लेखक कौन है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। अब कहते हैं कि इनका जन्म, हम लोग लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं। कहता है कि इनका जन्म, अच्छा जन्म नहीं लिख पाए, हाँ लिख तो पाए। इनका जन्म होता है, अच्छा निधन नहीं होता है बाबू, ये निधन में लिख लीजिएगा। ये निधन में 1922 12 सितंबर, ये इतना सा मिस्टेक हो गया है, 12 सितंबर। अच्छा ठीक तो था भाई, जुलाई, चलो जुलाई 1922 नहीं, 7 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883 का इनका कुछ होता है जन्म होता है। मृत्यु की बात किया जाए, ठीक है, मृत्यु की, तो मृत्यु इनका होता है कब? तो 12 सितंबर। कब होता है? तो 12 सितंबर, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को, ठीक है। तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी का इनका क्या होता है? मृत्यु होता है।
तो कहते हैं कि इनका जो जन्म होता है वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को होता है, जबकि जो निधन की बात किया जाए छोटे तो निधन होता है 12 सितंबर 1900 कितना का, तो 12 सितंबर 1922 का इनका है जो कुछ होता है निधन होता है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब कहते हैं कि इनका जन्म स्थान, देखो एक जन्म स्थान होता है, कर्म स्थान होता है और निवास स्थान होता है। तो इनका जन्म स्थान कहा जाए, क्या इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में। पूछा जाए कि बताओ इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में, ये भी बहुत बार पूछा गया। आगे बात होता है कि मूल निवास, मतलब इनका जन्म तो होता है जयपुर में, लेकिन ये रहने वाले कहाँ के थे, मूल निवासी कहाँ के थे। मूल निवासी जैसे कहने का मतलब ऐसे समझो कि अगर तुम लोग का जन्म बिहार में हुआ, लेकिन अगर जा करके दिल्ली में रह गया तो वो तुम्हारा निवासी हो गया, कि वहाँ के निवासी है ना, लेकिन जन्म स्थान जहाँ तुमको जन्म होगा वो कहलाएगा। तो इनका जन्म स्थान होता है कोची, राजस्थान, जबकि मूल निवास कहाँ के थे, तो गुलेर नामक गाँव, एक गुलेर नामक गाँव है कहाँ, जिसका जिला पड़ता है कांगड़ा। कहाँ पड़ता है कांगड़ा बाबू, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एक जिला है, वही नाम का एक गांव है गुलेर, वहाँ वो कुछ करते हैं, रहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, इनका पिता का नाम पंडित शिवराम है। ठीक है, आप लोग अगर किताब खोल के देख रहे हैं तो एक लाइन बाई लाइन है जो लिखा गया। ठीक है, तो कहते हैं कि इनका पिता का नाम पंडित शिवराम है। उसके अलावा इनका शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, शिक्षा मतलब पढ़े लिखे कहाँ से थे, तो कहते हैं कि इन्होंने बचपन में संस्कृत की शिक्षा पाए। ठीक है, बचपन में कुछ की शिक्षा पाए बाबू, संस्कृत की शिक्षा पाए। बाकी 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस और मैट्रिक का परीक्षा दी। यानी इन्होंने है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंट्रेंस का परीक्षा दिए, उसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने कुछ किए थे, मैट्रिक की परीक्षा किए थे। कब? तो बात आता है, अच्छा तो 2 साल पहले चले जाए तो यानी 99 की बात है। कब की बात है? 99 की। उसके बाद 1911 ईस्वी में, सॉरी 1901 ईस्वी में कोलकाता से कुछ किया था बाबू, कोलकाता विश्वविद्यालय से ही, यानी 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने कुछ किए थे, इंटर की परीक्षा दिए थे, है ना। उसके अलावा इन्होंने 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, बीबी मतलब कहें अगर कभी बीबी लिखा रहे तो समझ जाना कि विश्वविद्यालय लिखा, तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1903 ईस्वी में कुछ किए थे, बीए किए थे। पहले जो बीए चलता था वो मात्र 2 साल का चलता था, अब जो बीए उसके बाद जो बीए आया वो 3 साल के हुआ। ठीक है, जो 2024 तक चला, 2024 के बाद यानी 25 से बीए जो है, अब तुम लोगों को जो बीए होगा वो कितना साल का होगा, तो 4 साल का होगा। तो ऐसे करके है जो बदलते रहा था। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने कुछ किए थे, बीए किए थे। बीए कुछ होता है, इसको बैचलर ऑफ आर्ट्स कहा जाता है, यानी जो व्यक्ति बीए से यानी आर्ट्स से लेते हैं उसको बीए कहा जाता है, जो साइंस से लेते हैं उसको बीएससी कहा जाता है, और जो कॉमर्स से लेते हैं उसको हम लोग बीकॉम कहा जाता है। ठीक है, आगे अब कहते हैं इनका वृत्ति मतलब होता है पेशा, रोजगार। इन्होंने करते क्या थे, इनका पेशा क्या था, रोजगार क्या था। तो सबसे पहले बीएचयू को पूरा नाम क्या होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने कुछ किए थे, वहाँ प्रोफेसर के पद पर आए थे, वहाँ कुछ किए थे, उन्होंने प्रोफेसर के पद पर आए थे। और 1916 में कुछ किए थे, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए थे। और 1916 में कुछ हुए थे, तो संस्कृत विभाग के उन्हीं विश्वविद्यालय के यानी बीएचयू को ही उन्होंने कुछ बन गए थे, तो प्रोफेसर बन गए थे। प्रोफेसर जब व्यक्ति कोई मास्टर्स कर लेता है, नेट निकाल लेता है, तब प्रोफेसर बनता है। और प्रोफेसर ही एक ऐसा जॉब है, याद रखना कि पद पर रहते हुए हर काम किया जा सकता है। ठीक है, प्रोफेसर एक ऐसा जॉब है कि पद पर आकर के कोई भी काम कर सकता है। एक मिनट रुक जाइए। तो क्या, यानी प्रोफेसर ही एक ऐसा पद है जिसको पद पर रहते हुए भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। कोई भी काम बोले तो मतलब है कि चुनाव लड़ सकता है, कोई जॉब के लिए तलाश कर सकता है, या फिर कह सकता है कि लेकिन को पढ़ा सकता है। ये प्रोफेसर एक ऐसा पद है, उसके अलावा कोई एक ऐसा पद नहीं है। जब भी कोई तुमको, जैसे यहाँ तक कि आईएएस भी, अगर तुम आईएएस के पद पर हो, तुम चाहते हो कि चुनाव लड़े या और कोई जॉब देखे या फिर तुम और कुछ करना चाहते हो, तो पहले तुम पद को कुछ करो छोड़ोगे तब है तुम कर सकते हो। लेकिन प्रोफेसर में ऐसा नहीं है। तो प्रोफेसर में ऐसा भी बहुत है, रुतबा नहीं कहता बड़का तो प्रोफेसर है, तो ये है ना। आगे कहते हैं कि इनका संपादन मतलब इनके द्वारा क्या क्या एडिट किया गया, इसको हिंदी में हम लोग कुछ बोलते हैं संपादन। तो सुनिएगा, उन्होंने कहते हैं कि संपादन में समालोचन, काशी नागरी प्राचीरणी पत्रकारिता लिखे, यानी समालोचन, काशी नागरी प्राचारणी पत्रिका इन्होंने लिखने का काम किए थे। संपादन में क्या किए थे, इन्होंने जो समालोचन का संपादन किए थे, काशी नागरी प्राचारणी पत्रिका का भी इन्होंने संपादन कर चुके थे। उसके अलावा इनके रचनाएं बोले तो यानी कि रचना में सब कुछ आता है, कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, जो भी है सब रचना होता है।
ठीक है। अब रचना में भी अलग अलग होता है, तो रचना में इनका कहानी था, कहानी 3 को लिखा गया था इनके द्वारा। कितने कहानियाँ लिखा गया था? 3 कहानी। पहला सुखमय जीवन जो 1911 में लिखा गया था, पहला सुखमय जीवन जो 1911 में लिखा गया था, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। उसके अलावा बुध का कांटा, बुध का कांटा भी अच्छे, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा जो लिखा गया था 1911 ईस्वी में ही लिखा गया था। और तीसरा है जो उसने कहा था, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसने कहा था, वो कब लिखा गया था? तो 1915 ईस्वी में लिखा गया, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया कि उसने कहा था कहानी कब लिखा गया, या इसने कहा था कहानी का लेखक कौन है, या उसने कहा था कहानी है जो कितने भागों में बांटा है, ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। आगे अब कहता है कि जो निबंध, इनके द्वारा कुछ निबंध भी लिखा गया था। अब कहानी क्या होता है? कहानी जो होता है बबुआ, एक काल्पनिक होता है, काल्पनिक सोच करके, एक इमेजिनरी करके है जो कास्टिंग किया जाता है, और उसमें सभी कुछ क्या होता है? काल्पनिक होता है, और एक ऐसा बनाया जाता है जिससे क्या हो कि पढ़ने वाले और श्रोतागण को, वक्तागण को एक इंट्रेंस आए, एक फील हो अच्छा मजाकिया वाला, ठीक है। तो वो कहानी होता है। निबंध होता है जो किसी एक मुख्य बिंदु पर लिखा जाता है, निबंध होता है जो कुछ होता है किसी एक मुख्य बिंदु को मानकर लिखा जाता है। जैसे कह सकता है क्या, अगर हम कह दिया कि बचपन में कि गाय पर निबंध लिखो, भैंस पर निबंध लिखो, स्कूल पर निबंध लिखो, तो वो एक बिंदु हो गया, तो वो एक बिंदु पर कुछ क्या जाता है? निबंध लिखा जाता है। ये बहुत फेमस निबंध है कछुआ धर्म, कछुआ धर्म इनका है कुछ, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस निबंध है जो इनके द्वारा लिखा गया। उसके अलावा भी है कुछ ये पुरानी हिंदी, भारतवर्ष इत्यादि निबंध है जो इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी और भारतवर्ष, और भी है बहुत सारे जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कहिएगा तो हम पढ़ के सुना देंगे, लेकिन ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला है टिप्पणियाँ, इनके द्वारा कुछ टिप्पणियाँ किया गया है। टिप्पणियाँ बोले तो हिंदी में इसको टिप्पणी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कमेंट। तो टिप्पणी होता है 2 तरीका के, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। जैसे कमेंट, कमेंट जिसको हिंदी में हम लोग, इंग्लिश में कुछ कहते हैं कमेंट कहते हैं। अब कमेंट नेगेटिव होता है, कमेंट पॉजिटिव। जैसे कहने का मतलब कि तुम लोग कमेंट करेगा तो वो नेगेटिव भी कर सकता है, पॉजिटिव भी कर सकता है। अगर कोई चीज़ अच्छा लगा तो हाँ सर अच्छा लगा, तो ये पॉजिटिव कमेंट हुआ, और अच्छा बड़ाई किया तो पॉजिटिव कमेंट हुआ। लेकिन किसी पर जाकर तुम अपना भड़ास निकालते हो, अपने बोली जो है जितने अंदर दुख है उस सब निकाल देते हो कमेंट में, तो उसको कुछ कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका बाबू यानी नेगेटिव कमेंट। समझ गया? नेगेटिव कमेंट 2 तरीका के, नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी किसी को मजाक उड़ाता है, जिसको हम लोग मजाक कहते हैं, इसको व्यंग बोला जाता है। मजाक को क्या बोला जाता है? व्यंग, बहुत व्यंग मार रहा। तो टिप्पणियाँ होता है जो कमेंट होता है, किसी पर तुम कुछ बोला वो होता है कमेंट। अब कुछ नेगेटिव बोलता है, कुछ पॉजिटिव बोलता है। तो पॉजिटिव अब व्यक्ति सामने वाला को निर्भर करता है कि वो नेगेटिव सोच रहा है या पॉजिटिव सोच रहा है, ठीक है। इनके द्वारा कुछ टिप्पणियाँ होता है। तो टिप्पणियाँ में कुछ अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, ये टिप्पणियाँ में ये पूछा गया है, खोज की खाज और क्रियाहीन हिंदी, क्रियाहीन हिंदी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये था इनका कुछ हुआ। और भी इनके द्वारा कुछ पोयम लिखा गया। पोयम है जो इंग्लिश में कहता है कि ए पोयम वॉस और कमेंट्री ऑन सन कामसूत्र और दी लिटरेसी क्रिस्टियस आदि इत्यादि। देश प्रेम के लिए कुछ कविताएं भी लिखा गया, देश प्रेम के लिए कुछ कविताएं भी लिखा गया। तो ये था बाबू आपका ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, ये बहुत ज़्यादा वीवीआई। अगर इसका चाहता तो स्क्रीनशॉट ले सकता, बहुत ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ज़्यादा कितना पढ़ लेगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव हम तुम चैलेंज करके कहते हैं कि नहीं आएगा। हाँ कुछ कहानियाँ के बीच में से निकाला जाता है, उसको हम बता देंगे, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि उसने कहा था कहानी को कितने भाग में बांटा गया, ठीक है। कुछ पॉइंट ऐसा लिख लेना कि उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया, ठीक है, बांटा गया। ये भी पूछा था, तो कितने भागों में बांटा गया था? तो ये 5 भागों में, कितने भागों में बाबुआ? तो 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो कितने भागों में बांटा गया था? तो 5 भागों में उसने कहा था कहानी को कुछ कर दिया गया, बांटा गया। कोई दिक्कत, कोई दुख? चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। हो गया? चलिए अब आते हैं आगे क्या कहते हैं। अब आगे किताब में से सुनते जाइएगा, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट नहीं है, अब है जो आप खाली नॉलेज के लिए सुन सकते हैं, ताकि हम किसी बच्चों को पढ़ा सकें। ऐसे के लिए ये कहानी हम पढ़ा देंगे ना बाबू, तो हिंदी का हम टीचर बना देंगे। तुम चैलेंज हम कहते हैं। कहता है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के हिंदी गद्य साहित्य का एक प्रमुख लेखक है। यानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, अब अगर कॉपी लेकर बैठा है तो नोट करते जाइएगा कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी के कवि हैं। 20वीं शताब्दी का प्रथम चरण का, 20वीं शताब्दी का कहने का मतलब प्रथम चरण। अभी कौन सा शताब्दी चल रहा? अभी शताब्दी चल रहा है 21वीं शताब्दी, ठीक है। अभी कितना शताब्दी है? 21वीं शताब्दी है। तो इन्होंने 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण का, जैसे कहने का मतलब कि
1883 में इनका जन्म हुआ, 22 में निधन हुआ। तो इसका बीच में यानी 1900 ईस्वी के लगभग में ये बहुत ही फेमस कवि माने जाते थे। 1910 का, 1915 का, है ना, 1910-15 के बीच में के ये कवि है जो बहुत फेमस थे। तो ये कहता है कि प्रथम चरण के हिंदी के बहुत ही प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं में प्रखंड विद्वान थे। अपने समय में हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा क्या थे, विद्वान थे। इनसे कोई टक्कर नहीं लेता था अपने ज़माने में। तो देखो, कोई भी व्यक्ति अपने ज़माने का हीरा बनो, ठीक है, अगर हमारा और चला तो हम हीरा, उसका चलेगा वो हीरा। तो अपने ज़माना के क्या बनो, हीरो बनो। कहते हैं कि प्राकृतिक, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उन्होंने गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अगाध और तत्स्पर्शी माना जाता था। कहते हैं कि अपने समय में इनको हर एक विषयों में बहुत ज़्यादा ज्ञान अपरणीय माना जाता था। आगे कहते हैं कि इसके अतिरिक्त अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने अपना निबंध, टिप्पणियाँ बराबर लिखे। और इसके अतिरिक्त इन्होंने निबंध भी लिखे, टिप्पणियाँ भी लिखे। बोले टिप्पणियाँ मतलब कमेंट किसी विषय पर, जैसे अनुवाद की बात है, इस पर कमेंट दिया कि कैसे कैसे होता है, आप नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, ठीक है। तो कभी कमेंट अगर कहेगा कि फलाना कमेंट के गलत है, ये मत सोचना कि हमेशा गलत है, नहीं। कमेंट मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है। आप वो बोलने वाला पर और सुनने वाला पर निर्भर करता है। तुमको खाली कहा कि फलाना कमेंट के गलत है, कैसा कमेंट, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या बोला था, है ना। तो अगर तुम लोग को भी हिंदी अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और ज़्यादा नहीं 50 सब्सक्राइबर कर दीजिए, बस इतनी टारगेट है हमारा। आगे कहते हैं कि द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार बहुयामान विद्वान थे। और ये कौन सा युग के थे, द्विवेदी युग के थे। जो लेखक है वो कौन सा युग के थे, द्विवेदी युग। अब ये द्विवेदी युग क्या है, तो द्विवेदी युग बोले जाए तो देखो, आधुनिक युग का ही एक भाग है। आधुनिक युग का कई भाग, आधुनिक युग का लगभग 5 भाग है। जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, ये सब जो आधुनिक हिंदी में आता है। तो इस समय क्या था, द्विवेदी युग क्यों दिया गया, तो देखो द्विवेदी जी थे अपने जमाने में हिंदी में एक नया आयाम लाए, हिंदी में लिखने की एक शैली को बदलाव किया, हिंदी में समाज को लेकर चले, ऐसे ऐसे गरीबी पर लिखना शुरू कर दिए। तो वो जब उनसे कुछ हिंदी पर प्रभाव पड़ा तो चलो उनको दे दिया गया कि चलो आपके नाम से एक युग बना देते हैं हिंदी में, और उसी हिंदी को कुछ कहा गया, द्विवेदी युग कहा गया। तो द्विवेदी जी जो उन्होंने क्रांति लाई हिंदी में, इसकी वजह से हिंदी में उनका एक कुछ बनाया गया, युग बनाया गया, इसलिए उसको कुछ कहा था, द्विवेदी युग कहा जाता। उसी प्रकार से भारतेंदु युग भैया, जिस प्रकार से भारतेंदु जी आए अपना हिंदी में एक भूमिका लाए, तो उसको कहते हैं भारतेंदु युग, ठीक है। तो जो भी आए अपना जमाने में हीरा बनकर निकले हैं। कहते हैं कि द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार थे, उसी समय का कौन थे, तो आपका चंद्र शर्मा गुलेरी जी थे। कहते हैं कि देखते हुए समय को बहुत आगे निकल चुका। और कहते वस्तुतः वे युग के अत्यंत प्रभावशाली और समर्थक लेखक थे। कहते हैं कि गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी। कहा जाता है गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी, जो हम बताएं, पहला सुखमयी जीवन, दूसरा बुद्धू का कांटा, और तीसरा उसने कहा था। इन्होंने अपने जीवन में, पूरे जीवन में 3 ही कहानियां लिखी। कहते हैं कि उन्होंने उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। और यही 3 कहानियां में वो कुछ हो गए, हिंदी हो गए, अरे अमर हो गए। सोचो कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे, वो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा वायरल हो जाए कि वहीं से कुछ हो जाए, फेमस हो जाए, है कि ना है। तो इस प्रकार से होता है। जैसे कहने का मतलब हम वीडियो बना रहे हैं, अगर कोई हमारा एक वीडियो चल गया तो एक वीडियो चलना शुरू हो जाएगा, एकदम गारंटी। अगर हमारा एक वीडियो वायरल हुआ ना तो एक वीडियो वायरल होना हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये है कि व्यक्ति को ज़िंदगी बदलने के लिए 1 से 2 वीडियो काफ़ी है, बाकी निकल पड़ेगा। जब निकल पड़ेगा ना तो सबका हो जाएगा। देखो जीवन साथ नहीं देता, बिल्कुल नहीं। चलो तो आज भाई इतने रहने देते हैं, कहीं अंधार हो गया, तो फिर अगले बार पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ तो चलो सुनो, यानी कहता कि गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी और उन्होंने के बल पर कहानीकार के रूप में वो हिंदी में अमर हो गए। यानी गुलेरी जी ने है जो 3 ही कहानियां लिखी, यही 3 कहानियां में उन्होंने कुछ हो गए, अमर हो गए। 1 मिनट, 3 ही कहानियों में कुछ हो गए, अमर हो गए। कहानीकार वस्तुतः भाषा शैली और शिल्प के कारण आगे के समय में आगे की रचनाएं प्रतीत है, और हिंदी कहानी के विकास के में इतना प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र नितांत गंभीर प्राकृतिक विद्वान ऐसे सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ ऐसे संतुलित साधना के साथ आधुनिक कथ्यों की कहानियां लिख सकना, यह सचमुच चमत्कार देने वाली बात था। कहते हैं कि
इन्होंने 3 ही कहानियां में इतना ज़्यादा फेमस हो जाना कि जो लोगों को एक चमत्कार उत्पन्न कर देना, ये बहुत सच में एक अपरिहार्य था। अगर ऐसा सोचो ना कि हम कैमरा उठाएं, मोबाइल उठाएं, वीडियो बनाएं और मात्र 1 से 2 से 3 वीडियो होते होते हम इतना ज़्यादा फेमस हो जाए कि पूरे बिहार में हम चर्चा होने लगे। तो सोचो कि 3 वीडियो में अगर हम फेमस हो जा रहे हैं, मतलब वो 3 वीडियो के पीछे बहुत चाहे तो मेहनत होगा, या वो किस्मत होगा, या फिर कुछ कह सकता, चमत्कार कह सकता, अनबिलीवेबल कह सकता कि मात्र 3 ही वीडियो में अगर कोई वायरल हो जाता है तो एक प्रकार के तो अपरिहार्य है ना भाई। तो वही कहते हैं कि इन्होंने मात्र 3 ही रचनाएं में देख करके चमत्कृत कर दिए लोगों को, 3 ही कहानियां से चमत्कृत कर दिए, लोगों को विश्वास करने पर मजबूर कर दिए, है ना। कहते हैं आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना थी, और ये आश्चर्य से भर देने वाला, सोच से परे भर देने वाले क्या था, ये चमत्कार था। ये कहानी अपनी भाषा शैली में शिल्प को लेकर आज भी उतना ही रतो ताजा और रचनात्मक कौतूहली स्थिति है, जैसे कौतूहक का अपरिहार्य कतई नहीं कि वस्तुतः का कथक कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर हो। कहते हैं कि ये कहानी आज भी उतना ही ज़्यादा प्रसिद्ध है जितना पहले था। देखो बाबू, बोरिंग लगे तो लगे, हम एक ही एक पढ़ाएंगे, हम छोड़ने नहीं जा रहे, हम लेकिन को टीचर बनाना चाहते हैं। हमको बोर्ड पास करने से मतलब नहीं है, बोर्ड पास करना एक छोटा बच्चा भी पास कर जाता है। हम ऐसा पढ़ाना चाहते हैं कि अगर कभी तुम टीचर बनना चाहो, अगर कभी भविष्य में, हम जानते हैं कि देखो हर किसी को नौकरी नहीं लगता, लेकिन क्या तुमको लगता है कि हम जिसको नौकरी नहीं लगता है ऐसे सोशल मीडिया पर पढ़ा करके, सोशल मीडिया पर कुछ बता करके वो गरीब है? नहीं। ज़िंदगी का उद्देश्य होना चाहिए पैसा कमाना, और इज्जत से पैसा कमाना। ये नहीं कि भाई हम नौकरी कर ले तब हम पैसा कमा सकते हैं। हाँ, नौकरी करो अलग बात है, अपना शौक के लिए करो, लेकिन अगर ज़िंदगी में अच्छा ज़िंदगी जीना ना, तो नौकरी से तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। वही कहता है हम एक लाइन वही चलते पढ़ाते हैं कि लेकिन हम पढ़ाना चाहते हैं, हम टाइम पास नहीं करना चाहते, हम बोर्ड पास करवाने से मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो खाली मेन पॉइंट ला दिया, कहता है कि इतने पढ़ लो बस, हमको इतना नहीं पढ़ाना, हमको टीचर बनाना है। तो कहता है कि वस्तुतः कथ्य में बहुत अधिक महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है, सच्चाई इसके विपरीत है। इसकी विषय वस्तु और कथ्य गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे है। कहता कि इसका बात बिल्कुल क्या है, अलग है। कहता है यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उसकी अमर रचना है, और कहता है कि उसने जो कहानियाँ है, उसने कहा था जो कहानियाँ आए, ये कहानी अमर कहानी है, इतना ज़्यादा अमर है कि आज भी लोगों द्वारा पढ़ा जाता है ना। ये पूछा गया तो बताइए कि उसने कहा था कहानी कैसा है, तो लिख के कह सकते हैं कि एक अमर कहानी है। कहता है यह हिंदी कहानी का विकास का मील का पत्थर माना जाता है, और ये हिंदी कहानी का मील का पत्थर माना जाता है। मील का पत्थर एक व्यंग होता है, मतलब कि कहा जाता है कि एकदम मील का पत्थर क्या आज भी चल रहा है, टिके हुए हैं, है ना। तो यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिल्लम राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई है, और एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बिल्लम राय नाम का एक फिल्मकार है। फिल्मकार किसको कहा जाता है, जो फिल्म बनाता है। तो ये बिल्लम राय नाम का एक फिल्मकार है, जिन्होंने उसने कहा था कहानी पर कुछ बनाया गया, फिल्म बनाया। तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि उसने कहा था कहानी फिल्म, है ना, आ जाएगा। तो कहते हैं कि उन्होंने फिल्म बनाई थी, और इसके अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और इसके स्वाभाविक उत्कर्म अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। और इस कहानी में एकदम शुद्ध प्रेम को दर्शाया गया कि प्रेम क्या है। देखो, प्रेम किसी को पा लेना नहीं होता, है ना, किसी को पा लेना नहीं है। कहानी में बताया गया कि किसी को पा लेना ही प्रेम नहीं है, उसको छोड़कर भी उसकी सेवा करना, उसके लिए काम करना ही प्रेम है ना। कहता है कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होता है। ये कहानी है जो अमृतसर के बाजार से शुरू होता है ना। अमृतसर कहाँ पता है, पंजाब का एक शहर है। तो कहते हैं कि ये कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होता है, जहाँ 12 साल का लड़का लहना सिंह, एक 12 साल का, यानी इसका जो मुख्य कहानीकारक है, यानी मुख्य जो पात्र है वो है लहना सिंह। उसका उम्र कितना वर्ष होता है, 12 वर्ष, और 8 वर्ष की लड़कियां को तांगे के नीचे आने से बचाता है। और एक लड़की है जो 8 वर्ष के, उसका नामकरण नहीं किया गया है, वो 8 वर्ष का है, वो तांगा है, तांगे के नीचे जाने लगता है। अब क्या होता है कि लहना सिंह आता है एकदम फिल्मी स्टाइल में, ऐसे करके जो बचाते हैं, ये लोग ऐसे करके बचाते हैं। जब बचाते हैं तो अब जानता है फिल्म में वही होता है कि जब हीरोइन को तू बचाओ, तो हीरोइन का ऐसे करके लगाता है, हीरो हीरोइन से नज़र मिलता है, दोनों का बैकग्राउंड में गाना चलता है कि हो गया। दोनों के एकदम एक दूसरे से एकदम कैमरा एंगल से दिखा रहा है, एकदम चारों पट्टी से, है ना,
कभी इधर से कैमरा, कभी इधर से कैमरा, एकदम चारों पट्टी से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, लबला हो गया, तो हो गया सीन। तो वही होता है इनमें। तो कहता है कि 8 वर्ष की लड़की टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछता है, इतने में लड़का है जो लड़की से पूछता है छेड़ते हुए मतलब कि कुछ मजाकिया बात में कहते हुए कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। कुड़माई मतलब होता है मंगनी। तो वो पूछते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। तो लड़की धत कहकर भाग जाती है। लड़की एकदम कहता धत कोढ़िया कुटावा करता है ना, इतना कहकर क्या हो जाता है, भाग जाता है, भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने के बजाय कहते हैं हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम से फूलों का बाला सालू। अब क्या होता है कि रोज रोज लेखक छेड़ना चाहते थे, मजाक करना चाहते थे। एक दिन गुस्सा में आया, कहा कि हाँ हो गए, कब जी कहें बोल ना बोल, तो का मनवा में है। लड़का बेचारा डर गया भाई, लेकिन फिर भी वो तुम्हें कहा दिया कि हाँ ना देख रहे हैं साड़ी सालू और ही लगली, सिंदूर लगली, चूड़िया देख, चूड़िया देख, मंगलसूत्र देख, है ना। तो भाई कहता है कि नहीं देखियो। तो क्या लहना सिंह हाथ प्रद रह जाता। लहना सिंह कहता आ ये हम लाइन मारे शादी वाली तो तेरी क्या मैचन पर। तो कहते हैं कि हाथ प्रद आ जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। अब डायरेक्ट है जो लहना सिंह का भेंट होता प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध था। अब बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, कमेंट में लिखना तुम लोग, कमेंट में देखते हैं कितना क्या याद है। तो प्रथम विश्व युद्ध पर होता है। यह याद है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय सूबेदार हजारा के घर गया था। अब सूबेदार हजारा से ही उस लड़की को शादी हुई थी। अब सूबेदार हजारा है जो इसका दोस्त था, लेकिन लहना सिंह को पता नहीं था कि वो दोस्त हैं। नहीं, हमारा दोस्त का शादी ही वो लड़की से हुआ जिस लड़की से हम बचपन में प्यार करते थे। अच्छा ऐसा सोचो कि तुम दो दोस्त हो, कहीं नौकरी कर रहे हो, फिर देखो धोखा, फिर धोखा। लाइन कट गया बाबू, तो हमको इतना ही तो पढ़ना है। तो कुछ कहता है कि पढ़ना तो ये लिखना तो है नहीं। तो कहता है कि अब सोचो कि तुम लोग दो दोस्त हो, कहीं जॉब कर रहे हो, और तुमको पता नहीं कि मतलब हम जिस लड़की से प्यार करते तो वो हमारे इसके से शादी हुआ। अब दोनों अचानक मिले तो, है ना। तो वही हाल हुआ था किनके साथ, लहना सिंह के साथ। तो कहता कि हाँ। तो सूबेदार हजारा के घर जाते हैं। वहाँ सूबेदारनी को उसे एकांत में बुला करके कहा था मेरे पति और बेटे बोधा का ख्याल रखना। इतने में जब जाते हैं बुधा सिंह के घर थे, सूबेदार हजारा सिंह के घर, तो वहाँ जो बचपन वाली लड़की मिल जाती है। फिर दोनों सक्का वक्का रहता कि तू यहाँ, वो कहता तू यहाँ, दोनों मिल जाते हैं। फिर लड़की है जो कहता है कि सुनो जा ही रहे हैं युद्ध पर, तो हमारे बेटा को और हमारे पति को क्या कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। किससे मांगते हैं, तो लहना सिंह से भीख के रूप में मांगते हैं कि चलो देखते हैं तुम कितना हमसे प्यार करता है ना। एकांत में बुला करके जो बोलती है, यहाँ सूबेदारनी बचपन में अमृतसर से मिली वही लड़की थी, और जो अमृतसर में मिली थी लड़की वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार से उस किरण की दुनिया को बचाकर अपने हृदय में सजोए रखा, और युद्ध में अपने प्राणों को बलिदान देकर हजारा और सूबेदार हजारा और बोधा को रक्षा किया। और जब अपने प्यार को बचाने के लिए, अपने प्यार के सिंदूर को बचाने के लिए सूबेदार हजारा को और बोधा सिंह को अपना जान देकर भी लहना सिंह बचाए, ये होता है प्यार, इसको प्यार कहते हैं, है ना। जान देकर बचाते हैं। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नटकता है जो मन पर अपने उत्कर्ष और ओर संचरण करते हुए गतिशील के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस कहानी प्रमाणित जो कहानी का प्रमाण मानी जाती है उसका अद्भुत रचनाव है। वातावरण की दृष्टि करने में लेखक की अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। आरंभ से ही एक कौतूहल पाठक में अपने प्रभाव को बांध लेता है। कहानी के उत्कर्ष बिंदु को पहुंचाकर भी विराम लेते हैं, और कहानी को एक उत्कर्ष पर पहुंचाते हैं और पहुंचाकर क्या करते हैं, एक विराम लेते हैं। किंतु तब तक कहानी का प्रभाव मन में गूंज रहा था, लेकिन तब तक कहानी का जो प्रभाव क्या हो रहा था, पूरे मन में गूंज रहा था। तो ठीक है बाबू, हम लोग कवि परिचय पढ़ चुके हैं। कवि परिचय के बाद हम लोग कल पढ़ेंगे पूरे इनका। उसने कहा था कहानी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, कि उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में बांटा गया, कि 5 भाग में है क्या। तो 2 से 3 वीडियो में हम खत्म कर देंगे, फिर सब्जेक्टिव चलेगा, फिर ऑब्जेक्टिव चलेगा। बाकी जो ऑब्जेक्टिव नहीं देखा वो जा करके देख सकते हैं पहला चैप्टर का। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय, राधे राधे।